नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एसपीटेट नवंबर 2025 के लिए जीके का पार्ट 14 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 14 का जो पहला क्वेश्चन है कि कालका शिमला रेलवे लाइन कब बनी थी। तो अगर बात करें कालका शिमला रेलवे लाइन की तो ये बनी थी 9 नवंबर 1903। इस बात को आपने याद रखना है। ऑप्शन ए यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि इसका उद्घाटन जो है वो किसके द्वारा किया गया था। तो कालका शिमला रेलवे लाइन का जो उद्घाटन है वो लॉर्ड कर्जन किसके द्वारा किया गया, लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया, जिन्होंने बंगाल का विभाजन भी किया था। तो याद रखना 1903 में क्या बनी थी, आपकी कालका शिमला रेलवे लाइन बनी थी। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी रेलवे लाइन कौन सी है। तो हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी रेलवे लाइन आपकी कालका शिमला रेलवे लाइन है। अगर बात करें कालका शिमला रेलवे लाइन की कुल कितनी लंबाई है, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। तो कालका शिमला रेलवे लाइन की जो लंबाई है वो 96.54 किलोमीटर है। इस बात को भी आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि जो कालका शिमला रेलवे लाइन है वो पहली बार शिमला कब पहुंची। तो पहली बार शिमला जो पहुंची थी वो 1906 में पहुंची थी। अच्छा, कालका शिमला जो रेलवे लाइन है यहाँ पे बहुत सारी टनल्स भी है, लेकिन वर्तमान में अब यहाँ पे कितनी टनल रह गई है, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है। तो कालका शिमला रेलवे लाइन में वर्तमान में कितनी टनल है, तो वर्तमान में यहाँ पे अब 102 टनल रह गई है। और 102 सुरंगों में से 102 टनलों में से जो सबसे बड़ी सुरंग कालका शिमला रेलवे लाइन की है वो कौन सी है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी एक मिडिल क्लास फैमिली से है और आप भी एसपी टेट के लिए कोचिंग लेना चाहते हैं, चाहे आप जेबीटी टेट, आप टीजीटी आर्ट्स टेट, आप किसी और टेट की कोचिंग लेना चाहते हैं, तो जुड़िए हमारे साथ मात्र और मात्र 499 रुपीज़ मंथ में। हम देंगे आपको 499 में लाइव प्लस रिकॉर्डेड। रिकॉर्डेड का मतलब है कि अगर आप कहीं जॉब करते हो, कहीं पे आप वर्किंग हो, तो आप हमारी क्लासेस को शाम को आराम से घर बैठ के देख सकते हैं, मतलब कि बाद में भी क्लासेस को देख सकते हैं। तो अगर आप हमारे बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं, हर सब्जेक्ट का अलग अलग टीचर है, तो आप इस नंबर पे 7876145409 आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो 7876145409 बिल्कुल भी गलत ना करें। तो बात कर रहे थे जो कालका शिमला रेलवे लाइन में टोटल सुरंगें 102 है, लेकिन 102 सुरंगों में से कालका शिमला रेलवे लाइन की जो सबसे बड़ी टनल है, सबसे बड़ी जो सुरंग है वो है बड़ोग सुरंग। कभी कभार पूछा जाता है कि बड़ोग सुरंग की लंबाई कितनी है। तो बड़ोग सुरंग की लंबाई है 1143 मीटर। तो 1143 मीटर लंबाई है आपकी बड़ोग सुरंग की। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि कालका शिमला रेलवे लाइन की जो सबसे लंबी सुरंग है बड़ोग, वो हिमाचल के किस आपके ज़िले में पड़ती है। तो हिमाचल के आपके सोलन ज़िले में आपकी बड़ोग टनल पड़ती है। इस बात को आपने याद रखना है। देखिए सारी बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन परीक्षाओं में और पूछा जाता है कि जो आपकी कालका शिमला रेलवे लाइन है इसको यूनेस्को साइड में कब ऐड किया गया था। तो इसको यूनेस्को में जो ऐड किया गया था वो आपका 3 जुलाई 2008 को ऐड किया गया था। तो 3 जुलाई 2008 को जो आपकी कालका शिमला रेलवे लाइन है इसको यूनेस्को में भी ऐड किया गया था। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। देखिए हर एक बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जितना ज़्यादा आप इन टॉपिक को डिटेल से पढ़ोगे उतना बेहतर तरीके से मैं इन टॉपिक को आपको पढ़ाने वाला हूँ। और अक्सर परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो यूनेस्को में जो आपकी कालका शिमला रेलवे लाइन है उसको कब डाला, तो बोलेंगे 3 जुलाई 2008 को डाला। इस बात को आपने याद रखना है। तो ये सारी बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लंबाई कितनी है, उद्घाटन कब हुआ, शिमला कब पहुंची, हर एक बात मैं आपको इस क्वेश्चन में बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन, विश्व में शांति स्थापित करने के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रयास कब किया गया। सबसे पहले तो ये अंतर्राष्ट्रीय प्रयास किसकी बात कर रहा है भाई, विश्व में शांति स्थापित करनी थी। क्या हुआ दुनिया के अंदर, क्या हुआ, पहला विश्व युद्ध। तो सीधा क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है कि विश्व के अंदर पहला फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुई। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी 1914 से 1918। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो हारे हुए और जीते हुए देश के जो लोग जब आपस में भिड़े, विश्व युद्ध होता है जब बहुत सारे देश आपस में युद्ध लड़ते हैं। जब वो आपस में युद्ध लड़ते हैं तो उसमें बहुत सारे लोगों की हानि भी होती है ना। तो हानि होती है तो बहुत सारे लोग मारे गए प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान फिर शांति के लिए कदम उठाया जीते हुए लोगों ने कि भाई एक दुनिया के अंदर ऐसा संगठन बनाओ ताकि दुनिया के अंदर दोबारा युद्ध जैसी परिस्थिति ना हो। तो उसके बाद फिर एक संगठन दुनिया के अंदर बनाया जाता है जिसका नाम होता है लीग ऑफ नेशन। और लीग ऑफ नेशन कब बनाया, तो विश्व में शांति स्थापित करने के लिए जो पहला प्रयास उठाया था वो 10 जनवरी 1920 को एक संगठन के साथ उठाया। उस संगठन का नाम था, हिंदी भाषा में बोलेंगे राष्ट्र संघ, और अंग्रेजी में आप क्या बोलेंगे, लीग ऑफ नेशन। क्या बोलेंगे, लीग ऑफ नेशन।
तो याद रखना है लीग ऑफ नेशन या इसको राष्ट्र संघ बोला जाता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो राष्ट्र संघ या लीग ऑफ नेशन की जो स्थापना है वो 10 जनवरी 1920 को हुई थी और ये दुनिया के अंदर शांति स्थापित करने के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रयास विश्व के देशों के द्वारा किया गया था। लेकिन क्या हुआ, लीग ऑफ नेशन बिल्कुल फेल हो गया क्योंकि दुनिया के अंदर दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ। तो सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि लीग ऑफ नेशन के बाद द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ। तो द्वितीय विश्व युद्ध जो बना, और एक बात आपको याद रखना है कि जो राष्ट्र संघ है, ये जो राष्ट्र संघ बनाया था वो दूसरे विश्व युद्ध को रोकने के लिए बनाया गया था ताकि दुनिया के अंदर शांति कायम हो। किसकी अध्यक्षता में बनाया, तो लीग ऑफ नेशन बनाया था वुडरो विल्सन की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में, वुडरो विल्सन की अध्यक्षता में बनाया गया था लीग ऑफ नेशन। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है, ये सारी बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भाई आपको ये बात भी याद रखनी है कि जो आपका लीग ऑफ नेशन के बाद जो दुनिया के अंदर दूसरा विश्व युद्ध है उसका टाइम पीरियड क्या था। तो दूसरे विश्व युद्ध का टाइम पीरियड था 1939 से 1945। तो ये टाइम पीरियड भी आपको, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो टाइम पीरियड है ये भी आपको डिटेल से याद रखना है कि 1939 से 1945 के बीच आपका दुनिया के अंदर दूसरा विश्व युद्ध लड़ा गया था। लेकिन इसी बीच 1945 में अमेरिका ने क्या गिरा दिया, जापान पे परमाणु बम गिरा दिए। तो सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमेरिका ने जापान पे पहला परमाणु बम कब और कहाँ पे गिराया। तो अमेरिका ने क्या गिराया, जापान पे परमाणु बम। और कहाँ पे गिराया, तो पहला बम जो गिराया वो गिराया जापान के हिरोशिमा का। कहाँ पे गिराया, हिरोशिमा। और ये जो बम गिराया गया वो गिराया 6 अगस्त 1945। तो 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा पे पहला परमाणु बम जो गिराया वो किसने गिराया, अमेरिका ने गिराया। किसके ऊपर, जापान के हिरोशिमा पे। और इस बम का नाम क्या था, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हिरोशिमा पे जो अमेरिका ने परमाणु बम गिराया, इस बम का नाम था लिटिल बॉय, भाई छोटे वाला बम था। इसके बाद एक बम और गिराया, ये ठीक 3 दिन बाद गिराया। और ये एटॉमिक जो बम गिराया, दूसरा जो एटॉमिक बम गिराया वो 9 अगस्त 1945 को गिराया। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये जो बम गिराया वो जापान के नागासाकी। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि दूसरा परमाणु बम अमेरिका ने जापान के किस जगह में गिराया, नागासाकी में। कब गिराया, तो 9 अगस्त को गिराया। और इस बम का नाम था फैटमैन। तो 6 अगस्त वाला आपको याद रखना है। 6 अगस्त को होता है आपका हिरोशिमा डे, और आपका जो 9 अगस्त होता है, 9 अगस्त को होता है आपका नागासाकी। तो दोनों बातें आपको याद रखनी है। हिरोशिमा डे भी आपको याद रखना है, आपको नागासाकी डे भी याद रखना है। और ये दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में काम आने वाले हैं। इन दोनों ही बातों को आप याद रखें, डिटेल से याद रखें, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और इसके बाद ही विश्व के अंदर दूसरा शांति के लिए दूसरा जो अंतर्राष्ट्रीय प्रयास किया जाता है। और इसके बाद देखिए आज तक तीसरा विश्व युद्ध दुनिया के अंदर नहीं हुआ है। इसके बाद बनता है आपका संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ। तो ये एक अलग से टॉपिक है, मैं इसको डिटेल से पढ़ाऊंगा भी, हम अपनी क्लासेस के अंदर इनको बहुत डिटेल से पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो अगर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करें, इंटरनेशनल कोर्ट फॉर जस्टिस की बात करें, देखिए ये बहुत बड़ी पहल थी दुनिया के अंदर। एक ऐसा कोर्ट खोला गया जहाँ पे 2 देशों के मसलों को सुलझाया गया। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, इंटरनेशनल कोर्ट फॉर जस्टिस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पर है, क्वेश्चन ये पूछा गया था। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करें तो ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है वो कहाँ पर खोला गया, ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। तो ये खोला गया था नीदरलैंड। और नीदरलैंड में कहाँ, नीदरलैंड के द हैग में। तो नीदरलैंड के द हैग में आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय खोला जाता है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखनी है। ये यूएनओ का ही भाग है आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अगर मैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करूं तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पे है, नीदरलैंड के द हेग। कभी कभार नीदरलैंड ना देकर द हेग भी दिया होता है, तो पहले द हेग आएगा फिर जाके नीदरलैंड आएगा। कभी कभार सीधा नीदरलैंड दिया होता है, कभी कभार द हेग होता है। दोनों बातें आपको याद रखनी है। फिर क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है कि जो आपका इंटरनेशनल कोर्ट फॉर जस्टिस है, यहाँ पर कितने जजेस होते हैं, कितने न्यायाधीश होते हैं, कितने जस्टिस होता है। तो अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो है वो टोटल जजेस होते हैं वो कितने होते हैं, 15। टोटल जो न्यायाधीश होते हैं वो 15 होते हैं। फिर एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टेट परीक्षाओं में चर्चे में पूछा जाता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय होता है, यहाँ के जो जजेस होते हैं उनका टेन्योर, इनका कार्यकाल कितने वर्ष होता है। तो उनका कार्यकाल जो है वो कितना होता है, 9 वर्ष होता है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की जो जजेस होते हैं इनका जो कार्यकाल होता है वो 9 वर्ष होता है। इस बात को भी आपने याद रखना है। अच्छा, इनका कार्यकाल 9 वर्ष होता है। फिर बहुत बार सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है यहाँ की भाषा क्या है। तो न्यायालय की जो भाषा है वो है फ्रेंच,
और साथ में कौन सी, अंग्रेजी। तो फ्रेंच वो अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में बोली जाती है, ये बात आपको ध्यान से याद रखनी है। अच्छा, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से परीक्षा में पूछे जाते हैं। सीधा क्वेश्चन एक आता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है उसका कोरम कितना है। तो इसका कोरम है नॉन, कोरम को बोलते हैं हिंदी भाषा में गणपूर्ति। गणपूर्ति मतलब कि जब तक इतने व्यक्ति यहाँ पर मौजूद नहीं होंगे तब तक कार्रवाई को शुरू नहीं किया जाएगा। तो याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की जो गणपूर्ति है, कोरम जो है वो कितना है, 9 जज है। इस बात को आपने याद रखना। टोटल 15 जज है। जब तक भैया 15 जज नहीं आए, जब तक 15 में से 9 जज नहीं आएंगे, ये कोरम पूरा नहीं होगा, कार्रवाई शुरू नहीं होगी। इस बात को आपने याद रखना। अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश की, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत के जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम क्या था। तो न्यायालय में भारत के जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे वो थे डॉक्टर नगेंद्र सिंह। तो डॉक्टर नगेंद्र सिंह जो थे वो कौन थे, तो डॉक्टर नगेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत से एकमात्र पहले मुख्य न्यायाधीश। तो भारत एकमात्र भारतीय जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, इंटरनेशनल कोर्ट फॉर जस्टिस में भारतीय मुख्य न्यायाधीश है। तो एकमात्र व्यक्ति जो वहाँ पे मुख्य न्यायाधीश बना है, चीफ जस्टिस। एक तो होता है खाली न्यायाधीश, एक होता है मुख्य न्यायाधीश। भाई मुख्य न्यायाधीश जो बना है वो एक ही व्यक्ति बना है जिसका नाम है डॉक्टर नगेंद्र सिंह। इस बात को आपने याद रखना है। और अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपका जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, न्यायालय में पहले न्यायाधीश कौन है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में खाली न्यायाधीश जो बना है, न्यायाधीश भी याद रखना है। अगर आएगा मुख्य न्यायाधीश तो बोलेंगे डॉक्टर नगेंद्र सिंह। फिर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के पहले न्यायाधीश, खाली जज कौन बने थे वहाँ पे, तो वो थे वेनेगल रामाराव। 3 नाम आपको बता रहा हूँ और तीनों नाम याद रखने। वेनेगल रामाराव कौन थे, पहले न्यायाधीश थे। मुख्य न्यायाधीश एकमात्र रहे हैं डॉक्टर नगेंद्र सिंह। न्यायाधीश तो बहुत रहते हैं। और याद रखना, वर्तमान में जो भारतीय न्यायाधीश अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, उनका नाम क्या है। ये नाम बहुत बार टेट में पूछा जा रहा है, दलबीर भंडारी। मेरी सीरीज यूं ही बढ़िया नहीं है एसपी टेट के लिए, क्योंकि यहाँ पे मैं चीज़ों को कंसेप्ट वाइज क्लियर करवाता हूँ। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि अब साइकोलॉजी की सीरीज एसपी टेट के लिए अगले कल या अगले परसों से शुरू होने वाली है। बहुत धमाकेदार साइकोलॉजी की वीडियोज इस बार आने वाली है। तो ज़रूर आप मेरे चैनल पे जितनी भी वीडियोज आती है उनको वॉच किया करें। बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियोज आपके लिए रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रगान के रचयिता कौन है। अगर बात करें राष्ट्रगान, जो कि भारत का राष्ट्र जो है नेशनल एंथम है, इसकी जो रचयिता है वो है रविंद्रनाथ टैगोर। भाई वही रविंद्रनाथ टैगोर जिनको गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। तो रविंद्रनाथ टैगोर की बात करें तो इनके द्वारा जो है वो राष्ट्रगान जो है वो रचा गया था। इनके द्वारा ही बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी रचा गया था, जिसका नाम है अमार सोनार बांग्ला। तो अमार सोनार बांग्ला के रचयिता भी कौन थे, बोलेंगे भैया रविंद्रनाथ टैगोर थे। और अगर बात करें आपके भारत के राष्ट्रगान की, तो इसके रचयिता भी रविंद्रनाथ टैगोर थे। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्रगान सर्वप्रथम कब गाया गया। तो राष्ट्रगान को सर्वप्रथम 1911 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। तो कांग्रेस के जो कोलकाता अधिवेशन होता है, इसी अधिवेशन में 1911 में सर्वप्रथम राष्ट्रगान गाया जाता है। इस बात को आपने याद रखना है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन बहुत दफ़ा ये पूछता है कि एकमात्र एशियाई और एकमात्र भारतीय जिसको सबसे पहले दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल पुरस्कार मिला है, तो वो भी आपके रविंद्रनाथ टैगोर थे। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। तो रविंद्रनाथ टैगोर भारत और एशिया के, पूरे एशिया के जितने भी देश हैं, पहले एशियाई थे, पहले भारतीय थे जिनको पूरे एशिया में सबसे पहले क्या मिला है, नोबेल पुरस्कार। अब आप बोलेंगे कि किस क्षेत्र में मिला, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नोबेल पुरस्कार जो इनको मिला था वो साहित्य के क्षेत्र में मिला था। और कब मिला था, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है। तो साहित्य के क्षेत्र में मिला, कब मिला, 1913 में मिला। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। फिर क्वेश्चन घुमा के और पूछा जाता है कि जो आपके रविंद्रनाथ टैगोर है, इनको किस चीज़ के लिए आपका साहित्य के क्षेत्र में मिला, लेकिन एक कोई ऐसी किताब, इन्होंने कोई कविता या कुछ ऐसा लिखा होगा ग्रंथ जिसके लिए इनको ही मिला। तो इन्होंने इनकी एक जो रचना है गीतांजलि, तो गीतांजलि के लिए इनको क्या मिला, आपका क्या मिला गीतांजलि के लिए। तो गीतांजलि के लिए इनको जो है वो क्या मिला, रविंद्रनाथ टैगोर को इनका दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल पुरस्कार। इनकी कुछ किताबों की बात करते हैं तो रविंद्रनाथ टैगोर की जैसे चित्रगंधा हो गया, गीतांजलि हो गया, विसर्जन इनकी एक बुक है, ठीक है। इसके अलावा इनकी गोरा है, गार्डनर है, हुंगरी स्टोन्स है, चंडालिका है। तो याद रखना है, चित्रगंधा, गीतांजलि, विसर्जन, गार्डनर, गोरा, हुंगरी स्टोन्स, चंडालिका, ये सारी की सारी रविंद्रनाथ टैगोर की क्या है, रविंद्रनाथ टैगोर की क्या है, प्रमुख पुस्तकें हैं। इस बात को आपने याद रखना है। ये भी क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। और बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है वो भी इनके द्वारा ही लिखा गया था। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है।
और इनका जो निवास स्थान है, जो शांति निकेतन है, जो कि पश्चिम बंगाल के आसपास स्थित है, ये भी जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर का निवास स्थल था। इस बात को आपने याद रखना है। तो शांति निकेतन किसका निवास स्थान, तो याद रखना आपकी रविंद्रनाथ टैगोर जो है इनका निवास स्थान आपका शांति निकेतन था। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। तो ये सारी बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भाई महात्मा गांधी की कुछ किताबें हैं, उनके बारे में आप ज़रूर हमको बता दीजिए। तो महात्मा गांधी की, इनको MK गांधी आप शॉर्ट में बोलेंगे, इनकी किताबें हैं, जैसे कि बहुत बार पूछी गई है, हिंद स्वराज एक इसकी बुक है। तो हिंद स्वराज महात्मा गांधी की बुक है। ग्राम स्वराज ये भी महात्मा गांधी की बुक है। सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका ये भी महात्मा गांधी की बुक है। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, तो ये सारी किताबें महात्मा गांधी की है। एक और भी है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। तो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, हिंद स्वराज, ग्राम स्वराज, सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, हिंद स्वराज, ग्राम स्वराज, सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, ये सारी किताबें किसकी है, तो ये सारी की सारी जो किताबें हैं वो महात्मा गांधी जी की है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बार बार मैं इसलिए रिपीट करवा रहा हूँ, टेट परीक्षा की जितनी भी सीरीज आ रही है मैं इस क्वेश्चन को जितने बार मर्जी जा रहा हूँ मैं रिपीट करवा रहा हूँ, बार बार रिपीट करवा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है और क्वेश्चन बनेगा और पक्का आप में से मैक्सिमम लोग 1 नंबर यहाँ से खो दोगे। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप बिल्कुल भी यहाँ से फ्री का नंबर ना खोए। ये फ्री का क्वेश्चन होता है टेट परीक्षाओं में। क्वेश्चन है कि चीन की मुद्रा का नाम क्या है। देखिए यहाँ पे आपको कुछ नहीं बोलना है, यहाँ पे सिर्फ आपको मुद्रा बोलनी है। और मुद्रा कहाँ की बोलनी है भाई, चीन की मुद्रा। सब लोग जानते हैं चीन की जो मुद्रा है वो आपकी ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चीन की जो मुद्रा है उसका नाम क्या है, तो पता होना चाहिए। चीन की मुद्रा का नाम क्या है, आपका युआन है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। तो चीन की मुद्रा का नाम युआन, बहुत आसान, इंपॉर्टेंट, परीक्षाओं में गलत करने की गुंजाइश ना के बराबर होनी चाहिए। बात करते चीन की राजधानी की, तो चीन की कोई एक मुद्रा नहीं है। चीन की एक मुद्रा है युआन और एक है रेन मिनबी। कौन सी है, रेन मिनबी। तो रेन मिनबी और युआन जो है वो किसकी मुद्रा है, आपकी चीन की मुद्रा है। फिर आपका क्वेश्चन पूछा जाता है चीन की राजधानी कहाँ पर है, तो चीन की राजधानी है बीजिंग। वैसे मैंने पिछले वाले जो पार्ट में है वहाँ भी आपको मुद्रा के बारे में बताया था, तो आज वही मुद्रा बताऊँगा जो पिछले वाली वीडियो में मैंने नहीं बताई थी। तो ऑस्ट्रिया देश है। ऑस्ट्रिया देश की मुद्रा का नाम क्या है, तो ऑस्ट्रिया देश की मुद्रा का नाम है शिलिंग। क्या है, शिलिंग। तो ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया, खाली ऑस्ट्रिया है। तो ऑस्ट्रिया देश की मुद्रा का नाम शिलिंग है। और यहाँ की जो आपकी राजधानी है उसका नाम है वियना। तो ऑस्ट्रिया की राजधानी का नाम वियना है और मुद्रा का नाम क्या है, शिलिंग है। पूछे जाते हैं भाई ऐसे अक्सर नाम। फिर है इटली। इटली की राजधानी है रोम। इटली की राजधानी क्या है, रोम में है। और अगर इटली की मुद्रा की नाम की बात करें तो इटली की मुद्रा का नाम है लीरा। क्या नाम है, लीरा। तो लीरा यहाँ की मुद्रा का नाम है, ये आपको याद रखना है। और लीरा जो है वो 2 जगहों की मुद्रा है। देखो लीरा सबसे इंपॉर्टेंट है। लीरा एक तो आपकी लीरा है कहाँ की, एक तो है आपकी लीरा इटली की है, ठीक है, इटली में भी लीरा चलती है। और जो आपका तुर्की देश है ना, तुर्की देश की राजधानी का नाम तो अंकारा है, लेकिन मुद्रा का नाम यहाँ की भी क्या है, आपका लीरा ही है, ठीक है। तो ये दोनों बातें, क्योंकि तुर्की मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको पढ़ा लिया है। मोरक्को देश है। मोरक्को देश की राजधानी का नाम है रबात। क्या है, रबात। और अगर मोरक्को की बात करें, आपकी मोरक्को की मुद्रा की बात करें तो मोरक्को में चलता है दिरहम। क्या चलता है, दिरहम चलता है। इस बात को आपने याद रखना है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार पूछा जाता है मिस्र देश की राजधानी का नाम, तो मिस्र देश की राजधानी का नाम है काहिरा। क्या नाम है, काहिरा। तो मिस्र देश की राजधानी का नाम काहिरा है। और अगर बात करें मुद्रा की, तो मुद्रा है पाउंड। क्या है, पाउंड। तो मुद्रा है पाउंड। ये सारी बातें आपको डिटेल से याद रखनी है। रूस देश की राजधानी है मास्को। क्या है, मास्को है। लेकिन रूस देश की जो मुद्रा है वो सबको पता है, रूबल है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई जोश, नई उम्मीद के साथ। और वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। हर हर महादेव, जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश, हर हर महादेव।